हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्सटाइल में लिनन के टॉपिक पर। यदि हम लिनन की बात करें तो लिनन क्या है? ये एक प्राकृतिक रेशा है जो कि किससे प्राप्त होता है? जो कि तने से प्राप्त होता है। और हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में भी देखा था तने से कौन कौन से प्राप्त होते हैं रेशे, लिनन, जूट और हेम्प। तो आज हम लोग लिनन पर बात करने वाले हैं। यदि हम लंबाई के बारे में बात करें तो ये स्टेपल प्रकार का होता है। एक तो आपके होते हैं फिलामेंट, एक होते हैं स्टेपल। स्टेपल कौन से होते हैं? जो कि छोटे रेशे होते हैं। ये पौधा जो होता है ये सन यानी फ्लेक्स नामक पौधे से इस तने को प्राप्त किया जाता है। आगे यदि बात करें इसमें जो गोंद होती है, देखिए गोंद जो होती है पैक्टिन होती है, जिसके कारण इस तंतु के जो तने होते हैं वो एक दूसरे से अच्छी तरीके से जकड़े हुए रहते हैं और ये सेल्यूलोसिक पौधा होता है। आगे यदि बात करें इसके इतिहास की तो देखिए ऐसा माना जाता है कि मानव सभ्यता के इतिहास का ये प्रथम रेशा है जिसका उल्लेख बाइबल में भी मिलता है और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये रेशा जो है ये स्वयं ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया था। आगे यदि बात करें लिनन की या फ्लैक्स प्लांट की तो देखिए फ्लैक्स पौधे का जो वानस्पतिक नाम है लिनन यूसेटेशियम होता है। यूसेटेडिशियम इसका वानस्पतिक नाम है। लिनन का उत्पादन हम दो उद्योगों हेतु करते हैं। एक तो उसके जो बीज होते हैं उससे अलसी का जो तेल होता है वो प्राप्त होता है। दूसरा उसके जो तंतु के तने होते हैं उससे पौधे से वस्त्र बनाए जाते हैं। दो दो उत्पादन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। और जो फ्लैक्स पौधे का जो बीज होता है उससे जो अलसी का तेल प्राप्त होता है वो जैसे कि पेंट, वार्निश, चमड़े और तेलीय रेशम के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। और जो तंतु से जो तना जो होता है उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। आगे यदि भूमि इसके लिए कैसी होनी चाहिए, यदि हम पौधा अपना लगा रहे हैं लिनन का तो उसके लिए कैसी भूमि होनी चाहिए? तो इसके लिए पौधे के लिए उपजाऊ और अच्छी तरीके से जुताई हुई भूमि की आवश्यकता होती है ताकि जड़ के महीन रेशे गहराई तक जमीन में जा सके और अच्छी तरीके से पौधा हमारा तैयार हो सके। यदि हम इसके प्रोसेसिंग की बात करें, पूरे जो सन का पौधा होता है इसकी पूरी प्रोसेसिंग की बात करें तो देखिए ये शीतोष्ण जलवायु या फिर जहाँ पे नमी युक्त स्थान रहता है वहाँ पर अच्छा उत्पन्न होता है। जब ये पौधा हमारा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो क्या होता है, इस पे नीले पीले रंग के फूल आने लगते हैं और इसके आसपास का पौधे का रंग जो है वो पीला सा पड़ने लगता है। फिर इसके बाद जो पीले भूरे रंग के हो जाते हैं, जब उसके फूल गहरे पीले रंग के हो जाते हैं तब क्या करते हैं, पौधों को जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। इन उखड़े हुए पौधों को या तनों को डंठल में बांधकर काफी दिनों तक पानी में पड़े रहने देते हैं। इस टाइप से इसकी आगे की प्रोसेसिंग की जाती है। तो पहले हमें पौधे के लिए क्या चाहिए? भूमि चाहिए। भूमि की यदि बात करें तो उपजाऊ होनी चाहिए, अच्छी तरह जुताई हुई भूमि की आवश्यकता इसमें पड़ती है। फिर हम अपना बीज बोएंगे तो बीज बोने के लिए कौन सा महीना होना चाहिए? अप्रैल या मई के महीने में इसके बीज जो है वो बोया जाता है। बीजों को अपेक्षाकृत मोटाई में बोना चाहिए ताकि जो सन का तना होता है वो लंबाई में सीधा उग सके। आगे यदि बात करें पौधे की देखरेख, यदि हम पौधे की देखरेख की बात करते हैं तो जब पौधा कुछ इंच का हो जाता है, ऊंचा होने लगता है तो उसके जो आसपास की घास होती है उसको हाथ से खींचकर निकाल देना चाहिए ताकि जो उसका पौधा है सन का वो सीधे सीधे उग सके। जब ये 2 से 4 फीट का हो जाता है तब इसमें नुकीली पत्तियां और छोटे नीले या बैंगनी सफ़ेद फूल उगने लगते हैं। फ्लैक्स के पौधे की जो गुणवत्ता होती है वो मौसम और भूमि की स्थिति पर निर्भर करती है। उच्च गुणवत्ता वाला तंतु जो होता है वह लंबे मध्यम आकार के तने से प्राप्त होता है। जो पौधे की वृद्धि के समय शुष्क गर्म मौसम में होने वाला जो पतले तने वाला जो होता है रेशा, वो कैसा होता है, उसकी गुणवत्ता खराब होती है और अच्छा तंतु प्राप्त नहीं होता है। फिर आगे बात करें इसके कटाई की तो देखिए हार्वेस्टिंग की बात करें तो ये कब की जाती है? अगस्त के अंत में जब पौधा हमारा पूरी तरीके से परिपक्व हो जाए तब इसकी कटाई की जाती है। इसके जो फ्लैक्स भूरे रंग के उस पर फूल आने लगे और अच्छी तरीके से वो परिपक्व हो जाए उसकी कटाई करेंगे। कटाई के लिए तैयारी के लिए
पौधों को जड़ सहित हाथ या मशीन की सहायता से खींच लिया जाता है। देखिए ये कार्य जो होता है हार्वेस्टिंग का, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यदि जो तना होता है उसके बीच से कट जाए तो क्या होता है, जो उसका द्रव होता है उसमें पदार्थ होता है वो नष्ट हो जाएगा, और ऐसे में क्या होगा, जो तंतु की गुणवत्ता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। फिर हार्वेस्टिंग के बाद क्या करेंगे, तनों को बंडल में बांध लिया जाता है। फिर आगे यदि हम बात करें तो तंतु तैयार करना, यानी कि फिर हम उससे तंतु तैयार करने की आगे की प्रोसेसिंग करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम पहले, इसमें हम पहले रिपलिंग प्रोसेस होगा, जिसमें क्या होता है तने से बीज को अलग करना। इसमें क्या होता है रिपलिंग प्रोसेस में, जो तंतु होता है उसको तैयार करने के लिए तने में से बीज और पत्तियां जो होती हैं उनको अलग अलग किया जाता है। यही हमारा रिपलिंग प्रोसेस होता है। रिपलिंग प्रोसेस के बाद फिर हम उसको गलाते हैं। गलाने में क्या होता है, देखिए गलाया कई प्रकार से जाता है, ओस के द्वारा, यांत्रिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा और पानी द्वारा, कई तरीके से इनको गलाते हैं। यदि हम गलाने की प्रोसेसिंग की बात करें तो देखिए जो गोंद होता है वो ढीला पड़ जाता है गलाने के प्रोसेसिंग में। जो तंतुओं को तने से पौधे बांधे रखता है, उसे गलाने की क्रिया में केवल जो तने का जो लकड़ी वाला भाग है वो अलग हो जाता है। लकड़ी वाला भाग जो होता है वो उसको अलग कर देता है गलाने की प्रोसेसिंग में। आगे यदि बात करें हम इसको कैसे कैसे गलाया जाता है, तो देखिए जो ओस द्वारा इसको गलाया जाता है, पानी द्वारा और यांत्रिक गलाने की क्रिया भी इसमें होती है, और रासायनिक विधि द्वारा भी। ओस की यदि हम बात करें ओस द्वारा कैसे गलाया जाता है, तो देखिए जब हम इसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं, हार्वेस्टिंग होने के बाद इसको क्या करते हैं, फ्लैक्स के तने को पतली सतह बनाकर घास के ऊपर बिछा देते हैं, और कई सप्ताह तक ये ऐसे ही पड़ा रहता है वहाँ पर। फिर इसको काफ़ी टाइम तक के लिए छोड़ दिया जाता है, कम से कम 4 से 8 सप्ताह के लिए। फिर ये सूख जाता है। ओस के द्वारा गलाने की क्रिया जो होती है सस्ती होती है, लेकिन क्या होता है इससे अच्छा रेशा प्राप्त नहीं होता है, और जो रेशा होता है उसकी गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। आगे बात करें हम पानी द्वारा गलाना, तो देखिए पानी द्वारा कैसे गलाया जाता है, इस क्रिया को बहते पानी में किया जाता है, यानी कि ऐसे पानी में जो कि बहता रहे, लेकिन धीरे धीरे बहना चाहिए पानी। एक साथ बहेगा तो क्या होगा, जो उसमें जीवाणु होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे, और खमीरीकरण की क्रिया जो होगी उसमें भी बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए ऐसी जगह होनी चाहिए, पानी ऐसी जगह बहता हुआ होना चाहिए जो कि बहुत धीरे धीरे बह रहा हो, ऐसे में अच्छा रहता है। इसमें क्या होता है, एक ढीले से थैले में रखकर इनको सभी को, जो भी फ्लैक्स होते हैं, तंतु रेशे जो होते हैं, उनको एक थैले में रख देते हैं, ऊपर से पानी बहता रहता है। ऐसे में क्या होता है, धूल गंदगी इनसे भी सुरक्षित रहता है, और जो हमारा रेशा रहता है उसकी गुणवत्ता और रंग पर भी प्रभाव नहीं पड़ता। फिर बात करें हम यांत्रिक गलाने की क्रिया में, तो देखिए यांत्रिक गलाने की क्रिया में क्या होता है, इस विधि में क्या होता है, एक लकड़ी की टंकी होती है जिसमें कि गर्म पानी में रखा जाता है। जो फ्लैक्स होता है उसको लकड़ी की टंकी में गर्म पानी में रख देते हैं, जिसका तापक्रम कितना होता है, 75 से और 90 फ़ारेनहाइट तक इसका तापक्रम होता है। फिर क्या करते हैं, जो फ्लैक्स होता है उसको रोलर्स के बीच से प्रवाहित किया जाता है, ताकि जो उसका तना है वह टूट जाए, और साफ पानी से जो उसकी पैक्टिन या गोंद है और जो भी उसमें अशुद्धियां हैं वो भी निकल सके। फिर बात करें हम रासायनिक गलाने की प्रक्रिया में, तो देखिए रासायनिक प्रोसेस जब इस पे किया जाता है, रसायनों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा पौधा होता है उसको तंतु जो होते हैं फ्लैक्स के, उनके रंग और मजबूती पर भी प्रभाव डाला जाता है कुछ रसायनों का प्रयोग करके, जिससे कि हमें अच्छा तंतु जो है, रेशा जो है वो प्राप्त हो सके। इस विधि में क्या होता है, सोडा ऐश और ऑक्जेलिक सोडा और कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है, और जो हमारा तना होता है उसको गर्म पानी में डाल देते हैं, जिससे रासायनिक प्रोसेस किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं हम निर्माण प्रक्रिया की। फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है, देखिए यहाँ पर तो हमारे पास क्या था, तना था, फ्लैक्स था, जिसको हमने अलग किया, ठीक है, रिपलिंग प्रोसेस किया। फिर उसके बाद उसको गलाया कैसे हमने, ओस के द्वारा, पानी के द्वारा, यांत्रिक विधि द्वारा और रासायनिक विधि द्वारा।
फिर क्या करेंगे, निर्माण प्रक्रिया करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग। इसमें क्या करते हैं, जब हमारे पास गलाने के बाद उस रेशे को सुखा देते हैं, सुखाने के बाद क्या करते हैं, उसको सुखाए हुए रेशे को लंबे टाइम के लिए स्टोर कर देते हैं। स्टोर ऐसे स्थान पर करेंगे जहाँ पे उस पर धूल या गंदगी ना लगे, साफ रहे हमारा रेशा। फिर उसके बाद तोड़ने वाला प्रोसेस करेंगे, ब्रेकिंग का। इसमें क्या होता है, एक ब्रेकिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें ब्रेक किया जाता है, हाथों द्वारा भी कर सकते हैं, मशीन द्वारा भी तोड़ने की प्रक्रिया की जाती है। इसमें क्या होता है, तने के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ा जाता है। ये प्रक्रिया हाथ या मशीन द्वारा कर देते हैं, छोटे छोटे केक टाइप के बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद करते हैं पीट कर अलग करना, यानी स्केचिंग। स्केचिंग में क्या होता है, ये प्रक्रिया भी मशीन द्वारा की जाती है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मशीन द्वारा, और यहाँ पर ये हाथ द्वारा कर रहे हैं। पहले के टाइम में हाथ द्वारा ही ये सब प्रोसेसिंग होती थी, अभी क्या है मशीन के द्वारा होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें घूमते हुए लकड़ी के पैंडल या हथौड़ों द्वारा निकाला जाता है। जो छोटे छोटे केक होते हैं उनको फिर क्या करते हैं, उसमें से जो फ्लेक्स का तंतु होता है तने में से निकल आता है, और क्रिया तोड़ने के साथ साथ की जाती है। इस क्रिया को हाथ या मशीन द्वारा कर सकते हैं। कौन सी है, स्केचिंग। स्केचिंग प्रोसेस के बाद क्या करते हैं, हैकलिंग और कॉम्बिंग। इसमें क्या होता है, तंतु का शोधन या कंघी करना। इसमें क्या होता है, जो सामान्य मिश्रण प्रक्रिया होती है, जो फ्लेक्स का तंतु होता है उसको सीधा किया जाता है, कंघी द्वारा फ्लेक्स तंतु को सीधा करते हैं, और जो छोटे तंतु को बड़े तंतुओं से अलग किया जाता है, यानी सेपरेट प्रोसेसिंग इसमें की जाती है, जिससे कि हम अपने तंतुओं को समानांतर कर सकें। ये क्रिया हाथ या मशीन द्वारा भी कर सकते हैं। फिर इससे क्या होता है, जो हमारा तंतु है वह समानांतर हो जाता है, साथ ही साथ चिकने व चमकदार भी दिखने लगते हैं। फिर आगे बात करें हम, फिर कताई की प्रोसेसिंग की जाती है। कताई में जो छोटे आकार के फ्लेक्स तंतु होते हैं उन्हें टो कहा जाता है, और जो लंबे होते हैं उन्हें लाइन कहा जाता है। इसमें फिर कताई की प्रोसेसिंग की जाती है, जिसमें शुष्क कताई और आंत कताई भी होती है। कताई की प्रोसेसिंग देखिए यहाँ पर हाथ द्वारा की जा रही है, ये यहाँ पर, और यहाँ पर मशीन द्वारा की जा रही है। कताई की प्रक्रिया के बाद क्या करेंगे, कताई की प्रक्रिया द्वारा बाद इस पे परिसज्जा प्रक्रिया की जाती है। परिसज्जा प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी परिसज्जा की जाती है, जैसे कि ब्लीच हो गया। पहले तो हमारे पास यहाँ पर कताई के बाद वस्त्र बना लिया जाता है, या वस्त्र बनाने के लिए जो हमारे पास रेशा है वो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन क्या है अभी उससे हम पहनने योग्य वस्त्र नहीं बना सकते, तो उसके लिए हम उस पर फिनिशिंग प्रोसेसिंग करते हैं। उसमें कौन कौन से, जैसे कि कैलेंडरिंग, मर्सराइजिंग या सलवट प्रतिरोधक साइजिंग, जो भी इस पर प्रोसेसिंग की जाती है, ब्लीचिंग वगैरह, वो सभी प्रोसेसिंग की जाती हैं। फिर क्या करते हैं उसके बाद हम इसका देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। माइक्रोस्कोप में यदि हम इसको देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है माइक्रोस्कोप में, तो देखिए जो हमारा लिनन का रेशा है ये एक छड़ के समान बेलनाकार दिखाई देता है, ठीक है, इस टाइप से। इसमें क्या होता है, लिनन का जो तंतु होता है इसकी एक विशिष्ट पहचान होती है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें कुछ गठाने टाइप की दिखती हैं, नोट्स होते हैं कुछ इसमें, जो कि क्या करते हैं, जो कि तने को अनियमित वृद्धि से उत्पन्न करती हैं। ये गठाने ही तने को अनियमित रूप से उत्पन्न करती हैं, वृद्धि जो होती है। यदि लिनन का रेशा जो है तिरछा काटा जाए और फिर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो इसकी संरचना कैसी दिखती है, बंडल के समान दिखाई देती है। इसका जो बाहर का है ये यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, जो बाहरी भाग है इसको एपिडर्मिस कहा जाता है, और जो नीचे का रेशा है जिसे बंडल जो होता है, सब बंडल कहते हैं, और सबसे अंदर का जो भाग है ये वाला, इसको लकड़ी की तरह ये दिखाई देता है, और नीचे का जो भाग है वो बंडल जैसा दिखता है। फिर आगे यदि हम बात करें इसके लंबाई की, तो जो लिनन का रेशा है या तंतु है इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 से 30 मिलीमीटर होती है। लंबाई के अनुसार दो भागों में इसको बांटा जाता है। छोटे लिनन तंतु को टो कहा जाता है, यहाँ पर आप टो कर लीजिएगा,
और जो बड़ा लिनिन का तंतु होता है उसको लाइन कहा जाता है। लंबाई की यदि बात करें तो 10 से 40 और डायमीटर में यदि हम बात करें तो 14.5 माइक्रोन होता है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लंबाई और कितने माइक्रोन का है। ठीक है, ये सब भी। रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है, लिनिन का जो तंतु होता है उसका प्राकृतिक रंग जो होता है वह कैसा होता है, वह क्रीम और सफ़ेद रंग का होता है, जो कि गलाने की विधि पर भी निर्भर करता है। जैसे कि हमने बात की थी, यदि हम उसमें गलाएं तो उसके रंग में भी थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। यदि उसे हम बहते पानी में गलाएं तो उसका रंग भी अच्छा रहता है। तो इसलिए गलाने की विधि पर इसका रंग निर्भर करता है। भूरे रंग का होता है, पानी में गलाने की क्रिया की जाती है तो लिनिन क्रीम रंग का होता है। और ब्लीच यदि हम उस पर कर दें तो हमारे पास एकदम सफ़ेद रेशा हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर हम मजबूती की बात करें, स्ट्रेंथ कैसी होती है, तो लिनिन का रेशा बहुत ही मजबूत होता है, कपास से 3 गुना अधिक मजबूत होता है। और तंतु में यह सिल्क के बाद दूसरा ऐसा रेशा है जो कि मजबूत होता है। लिनिन का तंतु जो है ये गीली अवस्था में अधिक मजबूत होता है। फिर आगे बात करते हैं हम इसकी लोचमीयता, इलास्टिसिटी कैसी होती है। तो लिनिन में कोई विशिष्ट लोचमीयता नहीं होती है, सभी प्राकृतिक तंतु में सबसे कम लोचमीयता वाला तंतु होता है। और प्रतिस्कंदता कैसी होती है, लिनिन तंतु तुलनात्मक रूप से कड़ा होता है और इसमें कम प्रतिस्कंदता पाई जाती है। इसमें आसानी से सलवटें पड़ जाती हैं, जैसे कि कॉटन में पड़ती है, कॉटन से ज़्यादा इसमें पड़ती हैं लिनिन में। आगे यदि बात करें अवशोषकता कैसी होती है, जब केवल अवशोषकता की दृष्टि से विचार किया जाए तो लिनिन कपास से अधिक अच्छा वस्त्र होता है। यह आर्द्रता जो होती है उसको अवशोषित कर लेता है और शीघ्रता से ही सूख भी जाता है। जो हमारे रुमाल टॉवल होते हैं वो लिनिन के अच्छे होते हैं। आरोग्यप्रद गुण, इसमें हाइजेनिक क्वालिटी भी होती है। ऐसा माना जाता है कि जो इसमें गुण होते हैं जीवाणु, जो इसमें गुण होते हैं अवशोष, उसके आरोग्यप्रद गुण इसमें होते हैं जो कि आराम प्रदान करते हैं। ऐसा रेशा होता है जिससे वस्त्र बनते हैं, वो शरीर को काफ़ी अच्छी तरीके से आरोग्यप्रद होते हैं। धुलाई अच्छी तरीके से इसकी की जा सकती है, शरीर की गर्मी को आसानी से बाहर निकाल देता है ये। आगे यदि बात करें फफूंद प्रतिरोधक की, तो जो कपास के समान लिनिन भी फफूंद द्वारा प्रभावित होता है, क्योंकि ये सेल्यूलोसिक तंतु है, इसमें जल्दी से फफूंद लगने की संभावना होती है। क्षार के प्रति अभिक्रिया, लिनिन क्षारों के प्रति उच्च प्रतिरोधक होते हैं, किंतु ये कपास की अपेक्षा क्षार से अधिक प्रभावी होते हैं। तो देखिए हमने क्या क्या इसमें देखा था। सबसे पहले हमने बात की थी लिनिन क्या है, प्राकृतिक रेशा है जो कि किससे प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है, पौधे के तने से प्राप्त होता है, स्टेपल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी होती है इसमें, पैक्टिन होती है, सेलुलोसिक पौधा होता है। देखिए इस टाइप से ये छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बात की थी इसके सन का पौधे की, तो ये कब उगाया जाता है, ये शीतोष्ण जलवायु और कौन से महीने में, मई के आसपास ये लगाया जाता है इसका पौधा। ठीक है, आगे बात की थी हमने अप्रैल या मई में लगाया जाता है, अगस्त के आसपास ये इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। फिर हमने तंतु तैयार करना, तो इसमें क्या होता है, रिपलिंग प्रोसेस देखा था, जिसमें क्या होता है तने से बीज को अलग करना, इसको रिपलिंग कहते हैं। फिर गलाने की प्रोसेसिंग देखी थी हमने, गलाने की प्रक्रिया ओस द्वारा, पानी द्वारा, या यांत्रिक गलाने की प्रक्रिया या रासायनिक गलाने की प्रक्रिया। फिर निर्माण प्रक्रिया, जब हमने गला लिया हमारा रेशा सूख गया, सूखने के बाद हमने स्टोर कर दिया, स्टोर करने के बाद फिर ब्रेकिंग करते हैं, ब्रेकिंग के बाद फिर स्कचिंग करते हैं जिसमें पीट कर अलग करना, रेशे को झाड़ना, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर उसकी कंघी करना यानी कि उसे समानांतर करना और सेपरेट करना जो छोटे रेशे होते हैं उनको। फिर उसके बाद कताई की प्रोसेसिंग की जाती है जो हाथ से मशीन से दोनों प्रकार से की जाती है।
फिर हम इस पे परिचर्या करते हैं, जैसे मोयरिंग, कैलेंडरिंग वगैरह इस पे की जाती हैं, फिनिशिंग प्रोसेसिंग। फिर हमारा रेशा तैयार हो जाता है। यदि हम इसे माइक्रोस्कोप में देखें तो ये कैसा दिखता है। बाहरी परत इसकी एपिडर्मिस और बीच में जो नीचे वाली होती है बंडल के समान, और अंदर वाली जो इसकी होती है वो लकड़ी के समान दिखाई देती है। और इसमें गठाने भी यदि हम इसे माइक्रोस्कोप में देखें तो इसमें गठाने टाइप की दिखाई देती हैं। फिर बात की थी हमने लंबाई में, तो लंबाई में कितना होता है 25 से 30 मिलीमीटर, यहाँ पे 10 से 40, और डायमीटर की यदि हम बात करें 14.5 माइक्रोन होता है। रंग कैसा होता है इसका, गलाने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है, लेकिन कैसा होता है, क्रीम रंग का होता है। और ब्लीच कर दें तो एकदम सफ़ेद रेशा हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। मजबूती इतनी नहीं होती है इसकी, लेकिन गीली अवस्था में ये बहुत ही मजबूत होता है। लोचमयता नहीं होती है इतनी इसमें। और प्रतिस्कंदता कैसी होती है, कड़ा होता है तंतु। प्रतिस्कंदता इसमें नहीं पाई जाती, आसानी से सलवटें देखने को मिलती हैं। अवशोषकता इसमें होती है, कपास के तंतु से भी ज़्यादा इसमें अवशोषकता होती है, जो कि हमारे रुमाल टावल के लिए उत्तम होते हैं। आरोग्यप्रद गुण होता है, काफ़ी आरामदायक ये इससे बने हुए वस्त्र होते हैं, धुलने में भी आसान होते हैं, और जो धूल मिट्टी होती है उसको भी धुलाई द्वारा आसानी से हटाया जा सकता है। गर्मियों के मौसम में ये अच्छे होते हैं। फफूंद इसको प्रभावित करती है क्योंकि ये सेलुलोजिक तंतु होता है, कपास के समान ही ये होता है। क्षार की प्रति अभिक्रिया भी इस पर होती है, क्योंकि कपास की तरह ही ये होता है रेशा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक यहीं पे होता है ख़त्म। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।